गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू SWS 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है, लेकिन अगर आप प्रतिदिन केवल 30 दिनों तक इस सीरीज को करते हैं तो निश्चित ही आपका जीके जीएस बेहतर हो जाएगा। चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कथन एक है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कथन दो क्या कह रहा है? कथन दो कह रहा है, इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी नेताओं का पुनर्मिलन हुआ था। कथन तीन कह रहा है, लखनऊ समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था का समर्थन किया था। और कथन चार है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन ए है, एक दो तीन सही है, या फिर एक और तीन सही है, या केवल दो तीन और चार सही है, या एक दो तीन चार चारों सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दो और तीनों सही है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। कथन एक भी सही है, दो भी सही है, तीन में थोड़े बहुत कंफ्यूजन आ रहे होंगे आप लोगों को, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से पृथक निर्वाचक मंडल का विरोधी रहा है। लेकिन ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। 1916 के अधिवेशन में जब गरम दल और नरम दल मिले, उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी मिलन हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना को, और गरमपंथी और नरमपंथी को मिलाने का श्रेय किसे जाता है? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन तीन, कथन तीन आप लोग शायद समझ गए होंगे, क्योंकि जब ये दोनों मिल गए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उस समय कांग्रेस ने इस व्यवस्था का समर्थन किया था। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए में अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, या फिर वेवल योजना। इसका डेट सबसे पहले ध्यान रखिए। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? यह आया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। अच्छा, क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 को। मार्च 1942 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को। और वेवेल योजना कब आया था? तो वेवेल योजना आया था 14 जून 1945 को। हो जाएगा इसके अनुसार हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा तीन, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। तीन के बाद क्या आ जाएगा? तीन के बाद आ जाएगा एक। तीन के बाद क्या आ जाएगा? एक, अगस्त प्रस्ताव। एक के बाद क्या आ जाएगा? एक के बाद आ जाएगा दो, क्रिप्स मिशन। और इसके बाद क्या आ जाएगा? चार, वेवेल योजना। तीन एक दो चार, तीन एक दो चार किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह से पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। क्या यह कथन सही है? कथन दो है, चंपारण सत्याग्रह नील किसानों की समस्या से संबंधित था। क्या यह कथन सही है? कथन तीन क्या कह रहा है? राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं में से एक थे। क्या ये भी कथन सही है? और कथन चार कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इन चारों में कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक दो तीन सही है, बी में दो तीन चार सही है, सी में एक और चार सही है, या डी एक दो तीन चार चारों सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक दो तीन। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था
1917 को। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सबसे पहला है, सॉरी यहाँ नंबरिंग छूट गई है, फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा। एनी बेसेंट क्या होम रूल लीग की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस जी क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे? लाला हरदयाल क्या गदर पार्टी की स्थापना किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या इंडियन लीग की स्थापना किए थे? उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल एक सुमेलित है, ऑप्शन बी केवल दो सुमेलित है, ऑप्शन सी केवल तीन सुमेलित है, या फिर ऑप्शन डी के सभी चारों सुमेलित है। तो एक में क्या है, एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, या फिर हाँ ये कह सकते हैं एनी बेसेंट जी इंडिया में होम रूल लीग के प्रचार प्रसारक माने जाते हैं। हालांकि होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं किए थे, फिर भी ये यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही है। सुभाष चंद्र बोस क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे? बिल्कुल, कल भी ये क्वेश्चन आया था 1939 में। कब किए थे? 1939 में। लाला हरदयाल क्या गदर पार्टी की स्थापना किए थे? बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी कल आया था, लेकिन क्वेश्चन का प्रकार अलग अलग था। लाला हरदयाल और बाबा सोहन सिंह भखना इससे संबंधित थे। करतार सिंह सराभा ये सभी संबंधित थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या इंडियन लीग का स्थापना किए थे? नहीं, यही गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन लीग की स्थापना नहीं किए थे। इंडियन लीग की स्थापना कौन किए थे? तो वो थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष कब किए थे? 25 सितंबर 1875 को, 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष इसकी स्थापना किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किसकी स्थापना किए थे? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन 1976, इंडियन 1900 सॉरी माफ कीजिएगा 1976 कह गए, 1876 को, 1876 को। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल तीन सही है ना, ऑप्शन सी, केवल तीन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल तीन सही है। चलिए आज क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका सही कालक्रम बैठ रहा, कालक्रम बैठ रहा है? तो चलिए क्वेश्चन कथन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 2 में है बंगाल विभाजन, 3 में है मुस्लिम लीग की स्थापना और 4 में है सूरत विभाजन। निम्नलिखित में से किसका सही कालक्रम है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यानी आईएनसी की स्थापना कल भी बताए थे। आईएनसी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। बंगाल विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को, 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906। सूरत विभाजन कब होता है? 1907 में, 1907 में। तो फिर बैठा लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा एक, सबसे पहले आ जाएगा एक, उसके बाद बंगाल विभाजन 2, 1 2, उसके बाद मुस्लिम लीग हो जाएंगे 3, और उसके बाद सूरत विभाजन 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए में ही। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, क्या यह कथन सही है? कथन 2 है, कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन का समर्थन किया था, क्या ये कथन सही है? कथन 3 है, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था, क्या ये कथन सही है? या फिर कथन 4 है, कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस थे, इसके सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। तो कल भी क्वेश्चन आया था, हालांकि क्वेश्चन का प्रकार अलग था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, पर विश्वास कीजिए मैं आपको वो सभी जीके जीएस इम्पोर्टेंट करवा देंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। केवल आप 30 दिन तक लगातार पूरे क्लास को देखिए,
और विश्वास रखिए आपका 30 दिन के बाद जीकेजीएस कुछ और होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, केवल 1, 3 और 4 सही है। बी में है 2 और 4 सही है। सी में है 1 और 2 सही है। डी में 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही है। कैबिनेट मिशन 1946 में, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं गलत आंसर लगा दिया। कथन एक, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। बिल्कुल, कैबिनेट मिशन 1946 में ही भारत आया था। इसकी एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को आया था। उसके बाद क्या है, कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन का समर्थन किया था। नहीं, कैबिनेट मिशन तो भारत के विभाजन के खिलाफ था। वो तो नुआखाली घटना के बाद जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कहने के बाद कैबिनेट मिशन ने 3 जून की योजना लाई थी, जिसे माउंट बेटन प्लान कहा गया। उसके तहत भारत और पाक को अलग किया गया था। तो कथन 2 क्या है? गलत है। कथन 2 गलत है। कथन 3 क्या है? कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। तो ये कथन भी सही है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो हाँ, ये बात सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। कथन 3 है, आंदोलन प्रारंभ होने के तुरंत बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बात भी सही है। गिरफ्तार कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था और जितने भी शीर्ष नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कथन 4 क्या कह रहा है? सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिल्कुल नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अधिवेशनों को उनके अध्यक्षों से सुमेलित कीजिए। क्या लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे? क्या हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे? क्या त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे? क्या बेलगाम कर्नाटक में जो हुआ था 1924 के अधिवेशन के अध्यक्ष क्या महात्मा गांधी थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है। हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस ये भी सही है। त्रिपुरी राजेंद्र प्रसाद, ये आयोग पर डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या मानेगा। हालांकि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की जो अध्यक्षता पद का जो चुनाव हुआ था उसमें जीत किसकी हुई थी? सुभाष चंद्र बोस जी की ही हुई थी। सुभाष चंद्र बोस जी की हुई थी और ये हराए किनको थे? पट्टाभी सीतारमैया को। कितने वोटों से? 203 वोट से। सुभाष चंद्र बोस जी को कितने मत पड़े हुए थे? इनको जो मत मिला था वो था 1580 वोट मिले थे। इनको 1580 वोट मिले थे और सीतारमैया जी को 1377 वोट प्राप्त हुए थे। लगभग 203 वोटों से किनको हराए थे? पटाभी सीतारमैया को। जिसके बाद महात्मा गांधी जी नाराज हो जाते हैं और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। तो ये कथन भी सही है। तो और अगला क्वेश्चन क्या? अगला है, बेलगाम 1944 की अध्यक्षता क्या महात्मा गांधी जी किए थे? बिल्कुल, महात्मा गांधी जी ही किए थे और महात्मा गांधी जी का ये पहला और अंतिम अधिवेशन है जिसमें ये अध्यक्षता किए थे। केवल एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। हालांकि महात्मा गांधी जी इससे पहले 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हो चुके थे, जिसके अध्यक्ष कौन रहे थे? दिनसा अडुल्वी वाचा। दिनसा अडुल्वी वाचा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
1 2 3 4 चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगता है आज सारे क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित ही है, या फिर कथन या कूट वाले प्रश्न ही डाल दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 10। कथन 1 है क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। तो क्या क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था? बिल्कुल, क्रिप्स मिशन 1942 में ही भारत आया था। कब? मार्च 1942 में। मार्च 1942 में भारत आया था। कथन 2 है गांधी जी ने इसके प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक कहा था। क्या ये कथन सही है? कथन 3 है क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा था। क्या ये कथन सही है? या फिर कथन 4 कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव स्वीकार कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ये तीनों सही है, ऑप्शन ए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। मुस्लिम लीग का अलग ही तांडव चल रहा था इस समय पर, एक अलग राष्ट्र को लेकर के, और कांग्रेस तो खैर करेगा ही नहीं। डोमिनियन स्टेटस तो इनको बहुत पहले चाहिए था, 1927 28 29 के समय ही डोमिनियन स्टेटस इनको चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। उससे पहले भी डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी या रखी गई थी। एनी बेसेंट जी के दिमाग में भी पहले कई बार ये उपज हुआ था कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए भारत को, लेकिन नहीं मिला। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं था? प्रियम्बल, इसको ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल उद्देशिका में पूछ रहा है, संविधान में नहीं। तो ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, बी में है गणराज्य, सी में है समाजवादी, या डी में है न्याय। कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी। समाजवादी शब्द मूल संविधान में नहीं था। यह कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या कह रहा है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष, बिल्कुल ये कथन भी सही है। कथन 3 क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात भी सही है। और इसका आर्टिकल क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। इसका आर्टिकल आपको कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 64 और 89। चलिए ये कथन भी सही है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। धन विधेयक जब भी प्रस्तुत होगा कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। किसके पूर्वानुमति से? तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। क्या धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं? तो नहीं, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि धन विधेयक पहले से ही राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक अधिकार का संरक्षक, प्रोटेक्टर एंड ग्रांटर ऑफ फंडामेंटल राइट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी में है संसद, सी में है सर्वोच्च न्यायालय, डी में है महान्यायवादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? क्या आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368 या आर्टिकल 370? संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अच्छा, संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, केवल ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या होगा? साधारण विधेयक से। किससे होता है? साधारण विधेयक से। दूसरा किससे होगा?
साधारण बहुमत से, माफ कीजिएगा विधेयक कह गए, साधारण विधेयक नहीं, साधारण बहुमत से। दूसरा क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत से। और तीसरा क्या होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की स्वीकृति। तो आर्टिकल 368 में जो पहला है साधारण विधेयक, माफ कीजिएगा साधारण विधेयक, फिर से कह गए साधारण विधेयक नहीं, साधारण बहुमत है, वो नहीं है। आर्टिकल 368 में ये साधारण बहुमत से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल, इसका चर्चा किसमें किया गया है, 280 में। दूसरा है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, ये कथन भी सही है। तीसरा है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में अभी ही बताए हैं। और कथन 4 है, इसका कार्य केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका चारों कथन बिल्कुल सही है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन 16, केशवानंद भारती मामला 1973 किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए, क्या न्यायिक पुनरावलोकन से, बिल्कुल नहीं। मूल संरचना सिद्धांत से, हाँ बिल्कुल। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मूल संरचना के सिद्धांत से। तो आज का अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो आर्टिकल 32 क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 21 का ए क्या शिक्षा का अधिकार है। 51 का ए क्या मौलिक कर्तव्य है। या 280 क्या निर्वाचन आयोग है। तो इसमें कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2, 21 का ए शिक्षा का अधिकार है और 51 ए मौलिक कर्तव्य, ये दोनों भी सही है। और ये कब का है, 86वां संविधान संशोधन। किसका है, 86वां संविधान संशोधन। उसके बाद क्या है, 280 निर्वाचन आयोग नहीं। 280 में क्या है, अभी जस्ट एक स्लाइड पीछे ये क्वेश्चन था, निर्वाचन आयोग नहीं, इसमें कौन सा है, वित्त आयोग है। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है, तो 324 किसमें है, 324 से लेकर के 329 किसका उल्लेख है, निर्वाचन आयोग का। तो उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है, तो 1 भी सुमेलित है, 2 भी सुमेलित है, 3 भी सुमेलित है, लेकिन 4 नहीं, यानी ऑप्शन सी केवल 3 सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके समान प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत इसको सीएजी को हटाया जा सकता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का अगला क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 19 में क्या है, कथन 1 है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल, एक कथन सही है। कथन 2 में है, धन विधेयक पर राज्यसभा केवल सिफारिश दे सकती है। क्या धन विधेयक पर राज्यसभा सिफारिश दे सकती है, तो बिल्कुल राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकती है, लेकिन सिफारिश को लोकसभा माने या ना माने ये उसकी मर्जी है, इसके लिए लोकसभा कभी बाध्यकारी नहीं है। कथन 3 क्या है, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं। अभी जस्ट बताए हैं कि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और कथन 4 क्या है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, तो अभी जस्ट 2-4 क्वेश्चन पीछे ये बताए हैं, अभी इसका व्याख्या किए थे कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को पेश किया जाता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का भाग नहीं माना जाता है। क्वेश्चन 20 ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का भाग नहीं माना जाता है। फिर से ध्यान रखिएगा, ये संविधान के मूल संरचना की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है न्यायिक पुनरावलोकन,
बी में है संघीय व्यवस्था, सी में है धर्मनिरपेक्षता, डी में है संसद की असीमित संशोधन शक्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद की असीमित शक्ति, असीमित शक्ति। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय भी काफी तेजी से निकल गया, पता नहीं चल रहा है। तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ज्योग्राफी से शुरू होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है, पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षाकृत अधिक सतत है। सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार है। क्या पश्चिम घाट पूर्वी घाट से अधिक सतत है। कथन दो क्या कह रहा है, गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट में होता है। बिल्कुल, गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ही होता है। यह नासिक में पड़ता है। तो कथन दो बिल्कुल सही है और कथन एक भी बिल्कुल सही है। पश्चिम घाट बिल्कुल सतत है, लेकिन पूर्वी घाट क्या है, कटा फटा है। पूर्वी घाट क्या है, कटा फटा है। पूर्वी घाट से अधिक सतत कौन है, पश्चिम घाट। और पूर्वी घाट का कटा फटा होने का कारण है यहाँ से निकलने वाली नदियां, जो पूर्वी घाट को काट करके कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में है, ए में है नारकोंडम द्वीप, बी में है बैरन द्वीप, सी में है कार निकोबार और डी में है कच्छ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बैरन द्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार में। कहाँ है, बैरन द्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। और यह भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, बेसाल्टिक चट्टान से ही होता है। और काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है भारत में, तो भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, कर्नाटक, इसी सभी स्टेट में पाया जाता है। दूसरा है, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये क्वेश्चन भी कल आया था, लेकिन क्वेश्चन का प्रकार अलग था। हम आपको पहले ही बोले थे कि इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी मैं आपको व्याख्या के थ्रू तो कम ही समझा पाएंगे, पर मैं डेली प्रतिदिन जो क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन, उनमें मैं उनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन को रख दिया करूंगा। तो ऑप्शन दो, कथन दो भी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है। कल इसका व्याख्या किए ही है। तो सीधा आंसर लगाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन ए, महानदी क्या डेल्टा का निर्माण करती है, हाँ। गोदावरी क्या डेल्टा का निर्माण करती है, हाँ। कृष्णा क्या डेल्टा का निर्माण करती है, हाँ। नर्मदा क्या डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, महानदी की लंबाई कितनी है, गोदावरी की लंबाई कितनी है, कृष्णा की लंबाई कितनी है और नर्मदा की लंबाई कितनी है, इस चारों का लंबाई कितना है, आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कल हम बताए थे। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नर्मदा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। ऑप्शन ए, जोग जलप्रपात है। ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन सी, क्या दूध सागर जलप्रपात है। या ऑप्शन डी, शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात, इसकी हाइट कितनी है, 455 मीटर, 455 मीटर। यह किस नदी पर है, कुंचिकल जलप्रपात है वराही नदी पर। किस नदी पर है, वराही नदी पर है। और किस राज्य में है, तो कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है, कर्नाटक में है। मेरी बातों को ध्यान से अगर सुनेंगे तो आप सभी को ये सब कुछ क्या होगा, याद हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26।
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? क्या ऑप्शन ए है दीवी है, बी में है माजुली, सी में है सालसेट, डी में है एलिफेंटा। सालसेट द्वीप पे एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का क्या नाम है? आप ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। इसका निर्माण कौन करता है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यह किस राज्य में है? असम में है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितने किलोमीटर बहती है? इस क्वेश्चन को भी आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु की, ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। और गुजरात के बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की, और उसके बाद तमिलनाडु की। तो चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन में है तमिलनाडु और केरल, बी में है केरल और कर्नाटक, सी में है महाराष्ट्र और गोवा, और डी में है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और कर्नाटक, ऑप्शन बी। पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? पालघाट दर्रा जोड़ता है कर्नाटक और केरल को। तो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? मालाबार तट भारत के किस तटीय क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुजरात तट, ऑप्शन बी ओडिशा तट, ऑप्शन सी केरल तट, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। अंतिम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। भारत में लाल मृदा, रेड सॉइल का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या मैग्नीशियम होगा, क्या लोहा होगा, क्या तांबा होगा, या जस्ता होगा? इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, लोहा। तो ये था आज का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है, इसके पीछे का कारण है कथन वाले प्रश्न। और ऐसे प्रश्न लाने का बस एक ही मकसद है, टीआरई में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करना। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन अब शायद ही पूछे जाएं, थोड़ी बहुत पूछे जा सकते हैं, लेकिन जैसा पिछला पैटर्न रहा है उसके अनुसार से जो अभी एग्ज़ाम गए हैं, चाहे एईडीयू का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी सिविल्स का एग्ज़ाम हो, उसके अनुसार क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर यकीन मानिए, अगर आप 30 दिन तक, केवल 30 दिन तक लगातार पूरा क्लास देखते हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए आपका जीके जीएस बहुत बेहतरीन होगा। ऐसे ही 30 प्लस 10 क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट के, 10 क्वेश्चन पॉलिटी के, और 10 क्वेश्चन जियोग्राफी के ऐसे ही लाए जाएंगे। तो बता करके जाइएगा आज का क्लास कैसा रहा। चलिए, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।